सो स्कोप ऑफ फिजिक्स हम कवर कर चुके हैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। आई होप आपको क्लियर हो, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड, कुछ भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकूँ। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये आप सारा रीड कर लीजिएगा, सब कुछ कंटेंट वही है, बस एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अब इन दिस पैराग्राफ दैट यू कैन सी नाउ द स्कोप ऑफ फिजिक्स कितना है, बहुत वास्ट है। तो अब लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी इन सारी क्वांटिटीज के साथ रिलेटेड है। तो हमने माइक्रोस्कोपिक में छोटे से छोटे पार्टिकल्स जिनका ऑर्डर बहुत ही कम है, दैट इज 10⁻⁻14 मीटर और उससे भी कम, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के लेवल की बात करें, हम उनसे भी डील करता है इतने छोटे स्केल पे भी, और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को भी डील करता है, जैसे कि स्केल, गैलेक्सी का स्केल कितना वास्ट है, उसका ऑर्डर कितना होता है 10⁻26 मीटर। तो मतलब इतने कम से इतने ज़्यादा स्केल तक भी फिजिक्स का स्कोप है और वहाँ उसको पढ़ेंगे। और ये दो लेंथ में जो -14 से 26 तक, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 10⁻40 मीटर और इससे भी ज़्यादा। तो the range of time scales can be obtained by the length scale by the speed of light, 10⁻22 seconds and 10⁻18 seconds। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, ये बोला कि जो टाइम है, टाइम कैसे ऑब्टेन हो रहा है, हमने इतना बेसिक पढ़ा हुआ है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही अगर इसी एक्सप्रेशन से हम निकालें कि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट से हमारी स्पीड हो गई, और डिस्टेंस हमने बता दिया कि हमारा कहाँ से किस रेंज तक जा रहा है, 14 से लेकर -14 से लेकर 26 तक। तो उसी टाइप से इन्होंने निकाल लिया, 10⁻−22 से लेकर 10⁻18 सेकेंड्स तक टाइम रेंज हो रहा है। अब रेंज ऑफ मासेस, ऑब्जेक्ट का मासेस भी कहाँ तक है, -30 kg, इतना कम से लेकर भी 10⁻55 kg, इतना ज़्यादा तक स्टडी कर रहे हैं। इतना कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इतना ज़्यादा मास किसका हो सकता है, किसी भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी, उसका मास हो सकता है। तो और जो टेरेस्ट्रियल है, जो हम अपने अर्थ पर देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने चीज़ें, उसका कहीं ना कहीं इस रेंज के मिडिल में आता है। ओके, तो मूविंग ऑन। अब फिजिक्स जो है वो एक्साइटिंग बहुत सारे वेज में है, क्योंकि अब इतनी छोटी से छोटी पार्टिकल की चीज़ को पढ़ पा रहे हो और बड़ी से बड़े पार्टिकल और या फिर सेलेस्टियल बॉडी को भी हम पढ़ पा रहे हैं। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और उन पर फिजिक्स एप्लीकेबल हो रही है, और काफ़ी डिवाइसेस जो हमारे यूज में भी आती है और उनको हम और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब इतना प्रोग्रेस क्यों कर पा रहा है फिजिक्स इतने सारे सेंचुरी में, क्योंकि हमने देखा है साइंटिफिक में क्वालिटेटिव थिंकिंग, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, कितनी ग्रोथ हो रही है साइंस के अंदर, स्पेशली फिजिक्स पार्ट में, क्योंकि वो लॉज ऑफ नेचर से रिलेटेड है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ही हम मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, साथ साथ पैरेलल ही चलती है दोनों चीज़ें। तो काफ़ी सारे लॉज हैं जो सेम अप्लाई हो रहे हैं हर कंटेक्स्ट में, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करके कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं। इट इज़ कई बारी आप उस स्केल तक, जैसे कि हम एस्ट्रोनॉमिकल की बात करें, कि हम पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाके ही कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे इसमें समझा रखा है कि a good strategy to focus first on the essential features and discover the basic principle and then introduce the correction to build more refined theory of the phenomena। जैसे कि अब किसी चीज़ को बार बार रीडिफाइन करना पड़ता है। एक बार आपने बता दिया कि कोई भी चीज़ गिर रही है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन लग रहा है और अंडर द ग्रेविटी वो फॉल कर रही है, ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ गिर रही है। बट अब एक चीज़ बोला कि स्टोन को हमने फेंका और फेदर को हमने ड्रॉप किया सेम हाइट से, तो वो दोनों सेम टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रीज़न निकला कि एक्सपेक्ट द फिनोमेना, कि यहाँ पे ग्रेविटी तो दोनों पर लग रही है, बट यहाँ पे सिचुएशन क्यों कॉम्प्लिकेट हो गई, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस लग गया। किसके ऊपर, नहीं स्टोन के ऊपर नहीं, किसके ऊपर लग गया, वेदर के ऊपर। तो अब इस थ्योरी में हल्की सी ये अपडेशन करनी पड़ गई कि ग्रेविटी तो लगेगी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरेगा और सेम टाइम पर ही गिरेगा, बट कंडीशन ये है एयर रेजिस्टेंस नहीं लगनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वहाँ वैसी सिचुएशन की जाए जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना लगे। समझ में आया? वी कैन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल let the stone and feather fall along the long evacuated tube, and two objects will fall almost at the same rate and under the giving the basic law of acceleration due to gravity,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या किया, उसको कंडीशन ऐसे लगा दी कि एक ट्यूब के अंदर ही उसको फॉल कराया, और वो ट्यूब क्या, उसके अंदर एयर नहीं है, तो जब वो फॉल करेगी तो वो अब सेम टाइम पर आएगी। तो कंडीशन ऐसे बना दी गई स्पेशली उस वेदर के लिए, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा था। तो छोटी छोटी अपडेशन होती रहती है, तो वो उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। So this is all about the scope and excitement of physics, and this is the topic which is in your syllabus. So better focus on this. Physics, technology and society, our next topic. मतलब इनमें क्या connection है? The connection of between the physics and technology may be seen in many examples. बहुत सारे examples में हम देख सकते हैं, जैसे कि thermodynamics. Thermodynamics arose from need to understand, improve the working of heat engines. The steam engine is inseparable from the Industrial Revolution in England in 18th century, which had great impact on the human civilization. अब पहले क्या हुआ कि स्टीम इंजन बहुत यूज में थे, तो स्टीम इंजन हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन पे ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ कर गया, और धीरे धीरे करके फिजिक्स ने नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई। फिर बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई जो कि फॉलो हुई। अब हम फ़ोन पर बात कर पा रहे हैं, कोई वायर नहीं है फ़ोन में, स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। और वैसे ही डिस्कवरी हुई हमारी लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर 19th सेंचुरी में। तो ऐसे ही सोसाइटी के अकॉर्डिंगली और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली फिजिक्स में चेंजेस आते रहे, और इनमें आपस में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि सिलिकॉन चिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। सिलिकॉन चिप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में, क्योंकि हम कंप्यूटर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था उससे। चीज़ें जैसे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, फिर धीरे धीरे करके थिन थिन थिन, अब तो लैपटॉप या फिर हम सिंपली टैब पर काम कर पाते हैं, इन एडवांसमेंट और इन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से। मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया जहाँ पर फिजिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, पढ़े हमने 10th क्लास में सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं बताइए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स और अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी निकाल कर नहीं है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में काम किया गया, और हमें सोलर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, इन सबको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिसिटी में, और धीरे धीरे और भी एडवांसमेंट हो रही हैं। हाइड्रो पावर से निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। सो इतने ऑल्टरनेटिव सोर्स किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इतना क्लोज कनेक्शन है इनका आपस में। अब यहाँ पे दो टेबल दी हुई है, टेबल 1.1 आपकी बुक में और टेबल 1.2। अब टेबल 1.1 में क्या है, सिर्फ उसमें दिया हुआ है फिजिसिस्ट कौन है, ग्रेट फिजिसिस्ट, और उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी कंट्री कहाँ से उन्होंने उन्हें थ्योरी को बनाया। और उसके बाद 1.2 टेबल में इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी और उस पर कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल बेस्ड है वो बताया हुआ है। तो ये दोनों टेबल आप रीड कर लीजिएगा। और फिजिक्स बताया ही है मैंने आपको, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिना। और फिजिसिस्ट यही ट्राई करते हैं टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग द नेचर। कैसे? ये रिपीट हो रहा है तो आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस से। तो वो बेसिक रूल्स के साथ डील करता है, लॉज दैट गवर्न द नेचुरल वर्ल्ड। दिस इज द टेबल 1.1। जैसे हम इसमें दो तीन समझते हैं, जैसे नेम दिया हुआ है आर्किमिडीज। साइंटिस्ट ने क्या बताया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ बायंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ लिवर। इन्होंने कहाँ पे किया, ये ग्रीस में। एंड गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमने पढ़ा हुआ है जिसमें 9th क्लास में। और इसमें ओरिजिन क्या है, इटली। ऐसे ही इन्होंने साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी दे रखी है और उसका ओरिजिन। 9.2 उसमें बताया हुआ है अबाउट द, ये तो वही टेबल कंटिन्यू है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ऑल्दो अगर सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, अब पहले था, बट थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आइडिया लेंगे इस टॉपिक का, क्योंकि हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट फिजिक्स के क्लियर होंगे। तो हार्डली विल टेक ओनली 5 minutes, लेट्स गो थ्रू दिस।
फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे सीधा एग्जांपल से बताएं, मैरी गो राउंड में हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आइजैक न्यूटन ने फेमस लॉज ऑफ मोशन दिए हुए हैं। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शनल, तो ये सारे टाइप ऑफ फोर्सेस गिवन हैं। एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस कर रहे हैं या इलोंगेट कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। विस्कस बायंसी, बायंड फोर्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये 1.2 टेबल है अबाउट द टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये स्टीम इंजन, उसके अंदर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, फिशन मतलब ब्रेक होना, ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक होना। ऐसे ही टेक्नोलॉजी और ये उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ आइडिया लेना है हमें फोर्सेस का, तो सीधा फोर्सेस, चार बेसिक फोर्सेस है उसके ऊपर पास चलते हैं हम, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, यू कैन रीड अबाउट हिम ऑल्सो, ग्रेट डिस्कवरीज हैं इनकी फिजिक्स फील्ड में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, पता है यार ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके भी मासेस हैं तो उनके अंदर जो फोर्स लगता है उसको अट्रैक्शन फोर्सेस, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब हर जगह लगता है और एवरी ऑब्जेक्ट इन, हर ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये वाला दूसरे ऑब्जेक्ट में जो यूनिवर्स में है। एंड फिजिक्स में ग्रेविटी जो है वो मोशन ऑफ द मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये बताया हुआ बार बार नहीं बोलेंगे हम, अर्थ, प्लैनेट, सन एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा है। इसलिए लार्ज स्केल फिनोमिना में जो यूनिवर्स में फोर्स लग रहा है, दैट इज बहुत ही की रोल प्ले करता है ये पूरा सेलेस्टियल बॉडीज और उनकी एडवांसमेंट में।